आज हम विमानन के इतिहास के एक ऐसे पन्ने को खोल रहे हैं जिस पर आप कह सकते हैं काफ़ी धूल जमी है। नाम है लाइमन गिलमोर जूनियर। हो सकता है बहुत से लोगों ने ये नाम ना सुना हो, लेकिन इनके इर्द गिर्द एक बड़ा सवाल घूमता है। क्या इन्होंने राइट बंधुओं से भी पहले आसमान छुआ था? हमारे पास लाइमन गिलमोर जूनियर भाप से उड़ने वाला सपना शीर्षक वाले लेख के कुछ अंश हैं, और ये जो लेख हैं ये इस रहस्य पर कुछ रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। तो आज की हमारी जो ये खोजबीन है वो इसी कहानी के इर्द गिर्द घूमेगी। गिलमोर का दावा कितना सच्चा था? अगर उन्होंने वाकई में उड़ान भरी तो भाई इसके सबूत कहाँ हैं? और अगर वो इतने काबिल आविष्कारक थे जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, तो इतिहास की किताबों में उनका जिक्र इतना कम क्यों है? चलिए इस दिलचस्प और हाँ थोड़ी उलझी हुई कहानी के तह तक चलते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारा मकसद यही है कि गिलमोर के जीवन को समझें, उनके उस चौंकाने वाले दावे को देखें, जो भी सबूत मौजूद हैं, या यूं कहें कि सबूतों की जो कमी है उसको परखें, और विमानन में उनके दूसरे, शायद उतने चर्चित नहीं लेकिन महत्वपूर्ण योगदानों को भी समझें। सवाल आखिर यही है, क्या ये शख्स जो भाप के इंजन से विमान उड़ाने का दावा कर रहा था, वाकई दुनिया का पहला पायलट था, या फिर इतिहास की एक रोचक कहानी भर? तो कहानी की शुरुआत होती है 11 जून 1874 को वॉशिंगटन के बीवर क्रीक में। लाइमन गिलमर जूनियर अपने 11 भाई बहनों में छठे थे, और कहते हैं बचपन से ही उनकी नज़र आसमान में उड़ते परिंदों पर टिकी रहती थी। वो हमेशा उड़ान भरने, उड़ने वाली मशीनें बनाने के सपने देखते थे। सूत्र ये भी बताते हैं कि जब उनकी माँ बाइबल पढ़ती थी तो लाइमन का ध्यान कागज़ के पक्षी बनाने में लगा रहता था। मतलब बचपन से ही धुन सवार थी। उनके पिता को ये सब फिजूल लगता था, वो इसे बेवकूफ़ी कहते थे, लेकिन लाइमन के लिए ये सिर्फ एक शौक नहीं था, ये जुनून बन चुका था। 1890 के दशक में वो अपना घर छोड़कर कैलिफोर्निया आ गए। रेड ब्लफ नाम की जगह पर एक भेड़ फार्म खरीदा, और फिर यहीं उन्होंने अपने उड़ने के सपने को पहला, कह सकते हैं, भौतिक रूप दिया। एक 18 फुट विंगस्पैन वाला ग्लाइडर बनाया, और इसे उड़ाने का तरीका भी बड़ा अनोखा था, घोड़े से खींचकर। सुना है पहली कोशिश में घोड़ा ही इतना डर गया कि भाग खड़ा हुआ। हाँ, कहते तो यही हैं। ये समझना जरूरी है कि ये वो दौर था, मतलब लेट 19th अर्ली 20th सेंचुरी, जब दुनिया भर में नियंत्रित संचालित उड़ान यानी कंट्रोल्ड पावर्ड फ्लाइट का सपना जोर पकड़ रहा था। सैमुअल लैंगली, ऑक्टेव चैन्योट और हाँ बेशक राइट बंधु जैसे जाने माने नाम बड़े प्रयोग कर रहे थे। लेकिन उनके साथ साथ लाइमन गिलमोर जैसे कई गुमनाम आविष्कारक भी थे। अपने छोटे मोटे संसाधनों और बड़ी कल्पना के साथ इसी लक्ष्य के पीछे पड़े थे। हवा पर विजय पाना उस पीढ़ी का एक बड़ा जुनून था एक तरह से। और फिर आता है वो दावा जिसने गिलमोर को इतिहास के हाशिए से निकालकर एकदम विवादों के केंद्र में ला खड़ा किया। गिलमोर ने ऐलान किया कि 15 मई 1902 को ग्रास वैली कैलिफोर्निया के पास उन्होंने अपने बनाए भाप से चलने वाले विमान में एक सफल उड़ान भरी। तारीख पे गौर कीजिए, 15 मई 1902। ये राइट बंधुओं की किटी हॉक वाली जो प्रसिद्ध उड़ान थी, उससे पूरे 1 साल 7 महीने पहले की बात है। अगर ये सच है तो ये विमानन का पूरा इतिहास बदल सकता है। बिल्कुल। और दावे की बात आई है तो उनके विमान की तकनीक को समझना भी जरूरी है। ये विमान कोयले से चलने वाले भाप इंजन से उड़ता था, ऐसा दावा है। अब सोचिए, भाप इंजन का मतलब है एक भारी बॉयलर, कोयला रखने की जगह, पानी। इसका वजन मतलब वेट बहुत ज्यादा रहा होगा। उस दौर की तकनीक के लिहाज से देखें तो इतने भारी इंजन के साथ लगातार हवा में टिके रहना और विमान को नियंत्रित करना, जिसे हम सस्टेन्ड फ्लाइट कहते हैं, वो एक बहुत बड़ी, शायद असंभव सी लगने वाली चुनौती थी। राइट बंधुओं ने इसलिए तो हल्के गैसोलीन इंजनों पर दाव लगाया था, वो ज्यादा प्रैक्टिकल थे। उन्होंने एक पहाड़ी ढलान से नीचे की ओर दौड़ते हुए उड़ान भरी, जिसे डाउनहिल टेक ऑफ कह सकते हैं। लगभग 3 मील यानी करीब 5 किलोमीटर तक हवा में रहे, और फिर विमान को सफलतापूर्वक नीचे भी उतारा, यानी नियंत्रित लैंडिंग की। कुछ सूत्र ये भी कहते हैं कि इस उड़ान के कुछ चश्मदीद गवाह भी मौजूद थे। लोग थे जिन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा था। लेकिन यही कहानी में सबसे बड़ा पेंच है। इस कथित ऐतिहासिक उड़ान का कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है। न कोई तस्वीर, न कोई फिल्म, न ही उस समय का कोई विश्वसनीय दस्तावेजी रिकॉर्ड, कुछ भी नहीं। और यहीं से
यहीं से सारा विवाद खड़ा होता है, जो आज तक हल नहीं हो पाया है। यहाँ कुछ बातें बहुत अहम हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। पहला, जैसा आपने कहा, ठोस सबूतों का पूरी तरह से अभाव। आज के ज़माने में तो हम हर चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उस वक्त तस्वीरें लेना भी एक बड़ी बात थी। फिर भी राइट बंधुओं ने अपनी पहली उड़ानों की तस्वीरें ली थीं, तो सवाल उठता है, गिलमोर के पास ऐसा कुछ क्यों नहीं था? दूसरा, गंभीर तकनीकी सवाल। क्या उस वक्त का भाप इंजन वाकई इतना कुशल और हल्का हो सकता था कि विमान को 3 मील तक उड़ा सके? ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि यह बेहद मुश्किल था। वो जो पावर टू वेट रेशियो होता है, वो भाप इंजन के लिए बहुत बड़ा मसला था। तीसरा, और शायद सबसे ज्यादा संदेह पैदा करने वाली बात, गिलमोर ने सार्वजनिक रूप से इस उड़ान का दावा बहुत बाद में किया, 1935 में, यानी कथित उड़ान के लगभग 33 साल बाद। अब इतिहासकार हमेशा इतने लंबे अंतराल के बाद किए गए दावों पर सवाल उठाते ही हैं। भाई, इतने साल इंतजार क्यों किया? क्या यादें समय के साथ बदल गई थी, धुंधली पड़ गई थी, या कोई और वजह थी? से सफलतापूर्वक उड़ाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। और कहानी में त्रासदी का एक और अध्याय जुड़ता है। ठीक उसी साल 1935 में, जब गिलमोर ने अपने दावे को जोर शोर से दुनिया के सामने रखना शुरू ही किया था, ग्रास वैली में बने उनके वर्कशॉप और हैंगर में एक भयानक आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। इस आग में उनके बनाए दोनों विमान, जिसमें वो कथित उड़ान भरने वाला भाप इंजन वाला विमान भी शामिल था, उनके सारे डिजाइन्स, ब्लूप्रिंट्स, नोट्स, हो सकता है कोई लॉगबुक रही हो तो वो भी, मतलब सब कुछ नष्ट हो गया। बिल्कुल। और इस आग के कारणों को लेकर भी रहस्य और अटकलें हैं। कुछ लोग इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना मानते हैं। हो सकता है वर्कशॉप में कुछ गड़बड़ हुई हो, लेकिन कुछ स्थानीय किंवदंतियां या कहानियां इसे बदले की कार्रवाई से जोड़ती हैं। कहा जाता है कि गिलमोर ने गुस्से में किसी के कुत्ते को गोली मार दी थी और उसी का बदला लेने के लिए शायद किसी ने उनके हैंगर में आग लगा दी। अब वजह चाहे जो भी रही हो, दुर्घटना या साजिश, नतीजा एक ही था, विनाश। हाँ, और ये विनाश सिर्फ भौतिक नहीं था, ये गिलमोर के दावे के लिए भी विनाशकारी साबित हुआ। अगर उस हैंगर में कोई भी ऐसा दस्तावेज, कोई लॉगबुक, विमान का कोई पुर्जा या शायद तस्वीर का कोई नेगेटिव बचा भी था, जो उनके दावे को जरा भी वजन दे सकता था, तो वो सब उस आग की भेंट चढ़ गया। इस आग ने गिलमोर की कहानी से सबूत का वो आखिरी टुकड़ा भी छीन लिया, जो शायद मौजूद रहा हो। इसके बाद तो उनके लिए ये साबित करना लगभग नामुमकिन हो गया कि वो राइट बंधुओं से पहले उड़े थे। उनकी विश्वसनीयता पर एक स्थायी प्रश्न चिन्ह लग गया, आप कह सकते हैं। तो सबूतों के अभाव में वो पहला पायलट होने का दावा तो हमेशा सवालों के घेरे में रहेगा, ये तो साफ है। लेकिन क्या इस दावे के अलावा भी गिलमोर की कहानी में कुछ ऐसा है जो उन्हें विमानन इतिहास या आविष्कार के क्षेत्र में कोई जगह दिलाता है? क्या उन्हें सिर्फ एक विवादास्पद दावेदार के तौर पर ही याद रखा जाना चाहिए, या कुछ और भी है? नहीं, ऐसा नहीं है। उनके खाते में कुछ और ठोस उपलब्धियां भी दर्ज हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर, उन्होंने 1902 में ही भाप इंजनों के डिजाइन के लिए 2 पेटेंट हासिल किए थे। यह दिखाता है कि वो सिर्फ हवाई बातें करने वाले नहीं थे, बल्कि एक गंभीर इंजीनियर और आविष्कारक थे। उनके पास तकनीकी ज्ञान था। उन्होंने एक रोटरी स्नोप्लो, यानी बर्फ हटाने वाली एक मशीन का भी आविष्कार किया था, जो उस समय के लिए काफी उन्नत रहा होगा। कहते हैं एक कंपनी ने इसे खरीदने के लिए $10,000 की पेशकश भी की थी, लेकिन गिलमोर साहब $20,000 चाहते थे, इसलिए बात नहीं बनी। ये शायद उनके व्यावसायिक समझ या फिर कह लीजिए थोड़े अड़ियल स्वभाव को भी दिखाता है। और ये उपलब्धि तो वाकई चौंकाने वाली और महत्वपूर्ण है। 15 मार्च 1907 को, यानी राइट बंधुओं की उड़ान के कुछ ही साल बाद, और जब दुनिया में विमानन बस शुरू ही हो रहा था, गिलमोर ने ग्रास वैली कैलिफोर्निया में दुनिया का पहला व्यावसायिक हवाई अड्डा, हाँ, कमर्शियल एयरफील्ड खोला। ये सिर्फ एक लैंडिंग स्ट्रिप नहीं थी, ये एक प्रॉपर एयरफील्ड था। जरा सोचिए ये कितना दूरदर्शी कदम था। आज उसी जमीन पर लाइमन गिलमोर मिडिल स्कूल खड़ा है, और स्कूल का आदर्श वाक्य भी कितना सटीक है, फ्लाइंग इनटू द फ्यूचर। ये एक बेहद महत्वपूर्ण बिंदु है, और शायद गिलमोर की विरासत का सबसे निर्विवाद हिस्सा यही है। पहला व्यावसायिक हवाई अड्डा खोलना यह दिखाता है कि वो सिर्फ पहली उड़ान के जुनून में ही नहीं थे, बल्कि विमानन के भविष्य को व्यावसायिक और व्यवहारिक रूप से देख रहे थे। ये उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण है, इसमें कोई दो राय नहीं। इससे पता चलता है कि वो विमानन को सिर्फ एक प्रयोग या कर्तव्य नहीं मान रहे थे, बल्कि परिवहन और वाणिज्य के एक नए युग की शुरुआत के तौर पर देख रहे थे। सूत्र ये भी बताते हैं कि उनका संपर्क उस दौर के विमानन जगत के बड़े नामों से था,
उन्होंने राइट बंधुओं और स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के सैमुअल लैंगली जैसे लोगों के साथ पत्राचार भी किया था। इसका मतलब है कि वो उस क्षेत्र के मुख्य धारा के घटनाक्रम से जुड़े हुए थे, कोई अलग थलग पड़े सनकी आविष्कारक नहीं थे। हाँ, लेकिन सनकीपन का पुट तो जरूर था उनकी शख्सियत में। जैसा कि इस सूत्रों में जिक्र मिलता है, गिलमोर थोड़े विलक्षण, एसेंट्रिक किस्म के इंसान थे। उन्होंने एक अजीब सी कसम खा रखी थी कि वो जिंदगी में कभी अपने बाल या दाढ़ी नहीं कटवाएंगे, और वो हमेशा, चाहे कैलिफोर्निया की चिलचिलाती गर्मी ही क्यों ना हो, एक लम्बा भारी ओवरकोट पहने रहते थे। ये उनकी पहचान बन गई थी। जरा कल्पना कीजिए, लंबे बाल, लंबी दाढ़ी और गर्मी में ओवरकोट पहने एक आविष्कारक। दिलचस्प है, 1935 की वो आग उसने सिर्फ उनके हैंगर और विमानों को ही नहीं जलाया, बल्कि शायद उनके हौसले को भी जला दिया। उनके सपने, उनके कथित सबूत, सब कुछ राख हो गया था। इसके बाद उनका जीवन ढलान पर आ गया। गुजारा करने के लिए उन्होंने सोने की खदानों में भी काम किया, लेकिन आर्थिक तंगी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनका आखिरी समय काफी अकेलेपन और गुमनामी में बीता। 18 फरवरी 1951 को नेवादा सिटी अस्पताल में उनका निधन हो गया। अपनी वसीयत में उन्होंने एक इच्छा जाहिर की थी कि उनकी जो भी थोड़ी बहुत संपत्ति बची हो, जो ज्यादा नहीं थी, उसका इस्तेमाल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा और ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए किया जाए। ये उनकी विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रति निष्ठा दिखाता है अंत तक। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जो हुआ, वो उनकी विलक्षण जिंदगी का एक दुखद और थोड़ा अजीब सा उपसंहार था। अस्पताल के कर्मचारियों ने शायद नियमों के मुताबिक या अनजाने में उनकी दशकों पुरानी कसम को तोड़ दिया। उनके बाल काट दिए गए, उनकी लंबी दाढ़ी मूंड दी गई और उनका वो पुराना हमेशा साथ रहने वाला ओवरकोट जला दिया गया। और यहीं एक और किंवदंती जुड़ती है। कुछ लोगों का मानना है कि गिलमोर अपनी सारी जमा पूंजी उसी ओवरकोट की परत में सिल कर रखते थे, और वो भी उनके साथ ही जल गई। कितनी विडंबना है। आज भी बहस जारी है। जो लोग उनके पहले उड़ान भरने के दावे पर यकीन करते हैं, वो उनकी इंजीनियरिंग की समझ, उनके हासिल किए गए पेटेंट्स का हवाला देते हैं। वो 1935 के उस एक हलफनामे या कह लें प्रमाण पत्र का भी जिक्र करते हैं, जिस पर कथित तौर पर 10 स्थानीय लोगों ने दस्तखत करके गवाही दी थी कि उन्होंने गिलमोर को 1902 में उड़ते देखा था। हालांकि इस दस्तावेज की प्रामाणिकता और गवाहों की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि ये भी उड़ान के इतने सालों बाद तैयार किया गया था। दूसरी तरफ ज्यादातर इतिहासकार और विशेषज्ञ उनके दावे पर गहरा संदेह जताते हैं। वो अकाट्य सबूतों की कमी, यानी तस्वीरों, फिल्मों या समकालीन विश्वसनीय दस्तावेजों का न होना को सबसे बड़ा कारण मानते हैं। साथ ही वो भाप इंजन की तकनीकी सीमाओं और उस वजन के साथ 3 मील की नियंत्रित उड़ान के अव्यावहारिकता पर जोर देते हैं। आकर्षक, रहस्यमयी और जुनून से भरा अध्याय तो है, लेकिन ये एक अनसुलझा अध्याय है। राइट बंधुओं के पास अपनी उड़ानों का पुख्ता दस्तावेजीकरण था, कई तस्वीरें थीं और दुनिया भर के विशेषज्ञों ने उनके उड़ानों की पुष्टि की थी। इसी दस्तावेजीकरण और पुष्टि ने इतिहास में उनकी जगह पक्की कर दी। गिलमोर के पास या तो ये सब कभी था ही नहीं, या फिर वो 1935 की आग में हमेशा के लिए खो गया। तो लाइमन गिलमोर जूनियर की ये पूरी दास्तान, ये हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है? ये कहानी है एक ऐसे आविष्कारक की जिसे शायद उसका सही मुकाम नहीं मिला, एक ऐसे दावे की जो सच भी हो सकता है और नहीं भी, कुछ ऐसे ठोस नवाचारों की जिन्हें नकारा नहीं जा सकता, जैसे वो पहला व्यावसायिक हवाई अड्डा, और शायद दुर्भाग्य की भूमिका की भी, खासकर उस आग की जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया हो। पूछने को कहती है, क्या होता अगर 1935 की वो आग न लगती? क्या उस हैंगर से कोई ऐसा सबूत निकलता जो गिलमोर के दावे को निर्विवाद रूप से सच साबित कर देता? क्या तब हम आज विमानन का इतिहास अलग तरह से पढ़ रहे होते? राइट बंधुओं की जगह क्या लाइमन गिलमोर का नाम पहले पायलट के तौर पर दर्ज होता? यह सिर्फ एक काल्पनिक सवाल नहीं है, बल्कि ये इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे एक घटना, सबूतों का होना या ना होना और किसी कहानी को कैसे प्रस्तुत किया जाता है, ये सब मिलकर किसी व्यक्ति की ऐतिहासिक पहचान और विरासत को आकार देते हैं। ये एक ऐसा विचार है जो हमें इतिहास को सिर्फ तथ्यों के संग्रह के रूप में नहीं, बल्कि एक लगातार लिखी जा रही कहानी के रूप में देखने के लिए प्रेरित करता है। एक ऐसी कहानी जिसमें कुछ अध्याय शायद हमेशा के लिए अधूरे रह जाते हैं।